हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले। अब हमें आगे सोचना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। हमारे सामने एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जो है एस्टेट की परीक्षा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट के पेपर 1 के सिलेबस की, जो कि बीएसईबी एस्टेट के साइट पर दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम चैप्टर वाइज बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे कि क्वेश्चन आखिर पूछता कहां से है, फट से उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आइए फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। फर्स्ट टाइम में आप सभी का वेलकम है। हम लोग शुरू करते हैं आज पेपर 1 के एस्टेट की जो माध्यमिक परीक्षा है उसमें 9th-10th क्लास की जो परीक्षा होने वाली है उसका जो सिलेबस है जो कि बीएसईबी साइट पे दिया हुआ है उसको हम आसान शब्दों में समझते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है सिलेबस जो कि बीएसईबी एस्टेट के साइट से लिया गया है। इसमें हमारा पेपर 1 जो बनेगा 9th-10th क्लास के लिए, उसमें क्या क्या चैप्टर हमको कवर करना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो होगा भौगोलिक खोज, ठीक है। भौगोलिक खोज में अब भाई क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें भौगोलिक खोज में भौगोलिक खोजों का परिणाम जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो भौगोलिक खोज में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तारा, चांद मंडल, ग्रह, उपग्रह, मतलब भौगोलिक से संबंधित जितनी भी बातें होंगी और उन खोजों का जो एक रिजल्ट सामने आया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा भौगोलिक खोज। दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कौन से ईस्वी में कौन से संग्राम हुए थे, कौन सा इवेंट कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है हमारा फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। आदिवासी समाज में उपनिवेशवाद के विरुद्ध गोलबंदी, बिरसा मुंडा, चुआड़, तिलका मांझी, बसरा आदि। नेक्स्ट है हमारा कृषि और खेतिहर समाज, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। संदर्भ बिहार, केला, गन्ना, गेहूं, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका, गेहूं, कपास। ये सभी चीज हमको किसमें पढ़नी है, भूगोल में पढ़नी है, ठीक है। जिनका भी दो सब्जेक्ट है इसमें 50-50 मार्क्स का, जिनका हिस्ट्री और जियोग्राफी है वो उनका जियोग्राफी का जो सिलेबस होगा वो ये बनेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री वाले कंटेंट्स में। हिस्ट्री को देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में हमारा पहला बनेगा राष्ट्रसंघ का प्रयास, ठीक। राष्ट्रसंघ का प्रयास, राष्ट्रसंघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बाद है यूरोप में राष्ट्रवाद। 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। मेजनी आदि का विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि के आंदोलनों की सामान्य विशेषताएं। यहां से हमारा हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। समाजवाद एवं साम्यवाद, 1970 यानी 1917 के बोल्शेविक क्रांति। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, फ्रांसीसियों के विरुद्ध क्रमिक संघर्ष, फान दिन, फांग फांग, बोईचार, नागो एंड कस्क्यू, द्वितीय विश्व युद्ध और मुक्ति संघर्ष, अमेरिका और द्वितीय विश्व युद्ध। फिर अगला जो हमारा टॉपिक हो जाता है हिस्ट्री सेक्शन में वो है भारत में राष्ट्रवाद, जो कि 1914 से 1930 तक पढ़ना है, ठीक है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का कारण और परिणाम से अंतर संबंध जो कि डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग क्लासेस में। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी में कि हम लोग पृष्ठभूमि, कारण और परिणाम, ये तीन चीज को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फिर किसान, मजदूर और जनजातियों का विद्रोह, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन। ये जो हमने दो बताया आपको वो था हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। उसके बाद हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जिनका है या फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जिनका है, तो हम आते हैं अपने इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे। क्योंकि जो 9th-10th है हमारा पेपर 1 उसमें आपको दो सब्जेक्ट चूज करना है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था।
तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है और अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है, आप वहां से लिंक टच करके हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही जो नए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस तो जरूर कीजिए ताकि हमारा जो ऑल नोटिफिकेशन है वो आपको मिले, हमारी लाइव क्लासेस की भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने महत्वपूर्ण सुझाव में जरूर दे। ठीक, चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र वाले सेक्शन में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकीकरण जो कि 1850 से 1950 के बीच वाला हम लोग को चैप्टर कवर करना है। ठीक, उसके बाद आता है ब्रिटेन और भारत में औद्योगिकीकरण, औद्योगिक उत्पादन एवं कुटीर उद्योगों के बीच संबंध, मजदूरों की आजीविका। अब मजदूरों की आजीविका में ब्रिटेन और भारत के मजदूर को हमको टारगेट करके चलना है। ठीक है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ब्रिटेन और भारत के मजदूरों का जीवन स्तर। अब हम लोग को क्या करना है, मजदूरों की आजीविका के साथ साथ उसके जीवन स्तर को भी गौर से देखना है और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमने जो अभी बीपीएससी की परीक्षा देखी है उसमें अब हम लोग उसको बड़े हल्के में लेके नहीं चल रहा है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, एकदम नेट जीआरएफ लेवल का पढ़ना है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक भी छूटे ना। और क्वेश्चन देखने के बाद क्या होता है ना, इस बार क्वेश्चन जिन्होंने भी बीपीएससी की परीक्षा दी है उनको पता होगा कि कैसे उनके सर से क्वेश्चन ऐसे पार कर गया, मतलब हवाइयां उड़ गई थी सबकी। तो इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे एकदम ऊपर वाले लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब है हमारा इसका शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है, उसका अगला टॉपिक है व्यापार और भूमंडलीकरण 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण। दो महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था 1950 ईस्वी के दशक के बाद परिवर्तन। ठीक, अगला पॉइंट है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। 19वीं सदी के भारत में प्रेस का विकास, प्रिंट संस्कृति, आम बहस और राजनीतिक संबंध। फिर नेक्स्ट है हमारा स्थिति एवं विस्तार। विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति, भारत का भौगोलिक विस्तार, अपवाह स्वरूप, अपवाह तंत्र, नदियां, जलाशय, मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियां, नदियों का संरक्षण एवं प्रदूषण के रोकथाम के उपाय और मानव जीवन पर इसका प्रभाव। ठीक, उसके बाद जलवायु से हमारा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, को होगा यहाँ पे, लग रहा है कि मिसप्रिंट में की लिखा गया है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। फिर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी वनस्पतियों के प्रकार, महत्व, वितरण, वनों में निवास करने वाले जीव जंतुओं की उपयोगिता, महत्व, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का संरक्षण। उसके बाद हम आ जाते हैं जनसंख्या वाला सेक्शन को देखते हैं। ठीक है, कि जनसंख्या में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और इस बार जो जनगणना हुई है बड़े जोरों शोरों से, हमारे जो शिक्षक हैं बहुत ही मेहनत किए हैं इस बार जनगणना करने में, तो उससे भी क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो जनसंख्या में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हमको कवर करना है। तो पहला जो है इसका जनसंख्या वाला, जनसंख्या का आधार, घनत्व, वितरण, जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित एवं प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें कि वृद्धि, प्रव्रजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। ठीक है, फिर है भारत के पड़ोसी देश की स्थिति एवं विस्तार, संक्षिप्त परिचय हमको नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के जलवायु की विशेषता लेना है, मतलब संक्षिप्त परिचय लेना है, उतना डिटेल में नहीं जाना, जो जो इंपॉर्टेंट होगा बस उसी को हमको टच करना है। उद्योग धंधे, खनिज उद्योग धंधों का अर्थव्यवस्था का प्रभाव। उसके बाद है मानचित्र अध्ययन, परिभाषा, उपयोगिता, मापक प्रदर्श की विधियां, सरल तथा तुलनात्मक मापक, क्षेत्रीय अध्ययन, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, कारण एवं उपाय, उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन
और प्रकार, कारण एवं बचाव। ठीक है, अब हम जनसंख्या वाला जो था वो इतना हमको कवर करना है, साथ ही इस बार जो जनगणना हुई है उससे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब हम आते हैं, अब बात करते हैं संसाधन की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सिलेबस में हमारा वो है संसाधन। संसाधन में हमें कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है। तो संसाधन में जो सबसे पहला हमारा वो है संसाधन का महत्व, प्रकार, संसाधन नियोजन, संसाधनों का महत्व, सतत विकास की अवधारणा, प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार एवं वितरण, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, भूक्षरण और भू संरक्षण। ठीक है, उसके बाद है कृषि से रिलेटेड है कृषि संसाधन, रोजगार उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, वैश्वीकरण एवं कृषि पर इसका प्रभाव, पशुपालन और मत्स्य पालन। अगला पॉइंट है जल संसाधन, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है जल के स्रोत, वितरण, जल संसाधन का उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल संकट, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण, फिर है सोन परियोजना का अध्ययन। खनिज संसाधन में हमें पढ़ना है खनिजों के प्रकार, वितरण, खनिजों का आर्थिक महत्व एवं खनिजों का संरक्षण। फिर नेक्स्ट है हमारा वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जिसमें प्रकार, वितरण, वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। ह्रास एवं संरक्षण में देखेंगे कि आजकल जितने वन कट रहे हैं उससे जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही जो भूमि है उस पर हमारा क्या इफेक्ट हो रहा है, साथ ही जैव विविधता की उपयोगिता। फिर है हमारा नेक्स्ट शक्ति संसाधन, जिसमें कि इसके प्रकार, परंपरागत एवं गैर परंपरागत शक्ति के साधन, वितरण, उपयोग तथा संरक्षण। फिर हमारा निर्माण उद्योग जो है उसमें है उद्योगों का वर्गीकरण, क्षेत्रीय वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान और वैश्वीकरण। ठीक, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। ठीक, तो ये हमारा संसाधन वाला जो था वो भी सेक्शन खत्म हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमें चले आना है परिवहन पे। ठीक है, परिवहन में कौन कौन सा मार्ग है उसको भी देखेंगे, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है ताकि हमारा एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो परिवहन संचार में क्या दिया है आइए देखते हैं। परिवहन, संचार और व्यापार, परिवहन के प्रकार एवं महत्व, संचार के माध्यम एवं उनका महत्व, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर परिवहन एवं संचार के साधनों का प्रभाव, साथ ही जन जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी हमें पढ़ना है। ठीक, अब आता है बिहार से। तो बिहार प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, जिसमें कि कृषि संसाधन, जल संसाधन, वन वन्य जीव संरक्षण, खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, उद्योग एवं परिवहन, जनसंख्या आकार, घनत्व, वितरण, नगरों का विकास। ठीक है, ये सारी बातें हमें बिहार प्राकृतिक संसाधन में पढ़ना है, क्योंकि ये जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा गठित होगी। तो इसमें बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, बिहार की जलवायु और बिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो वही सिलेबस में हमारा जो बना दिया गया है बिहार प्राकृतिक संसाधन, उसमें हम इन सभी बातों को पढ़ेंगे। अब है हमारा समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ठीक है, उसके बाद है लोकतंत्र का व्यापक अर्थ। ये आपका जो है राजनीतिक शास्त्र जो कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर है उससे लिया गया, उसका सेक्शन, उसका सिलेबस है ये। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल में क्या है, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ। उसके बाद है संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषताएं, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, उसके बाद भारत में चुनावी प्रणाली। तो एक चुनावी प्रणाली भारत में कितने, दो प्रकार के, एक है निर्वाचन क्षेत्र जिसमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों आते हैं। फिर है हमारा मतदाता सूची और चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना। मतलब कि भारत की जो चुनावी प्रणाली है उसका जो एक खाका है, जितने भी इसके पार्ट्स हैं उस सभी को हमको एक एक करके बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, अब है हमारा संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, जिसमें संसदीय लोकतंत्र में निर्णय करने वाली संस्थाएं हैं
जिसमें कि हमको संसद पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, वो कितने कार्यकाल के लिए बनते हैं, उनके चुनावी प्रक्रिया क्या है और इसकी क्या प्रणाली है। ठीक है, चलिए उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के तीनों संस्थाओं के अंतर संबंध, इसको भी हमको देखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट में लोकतांत्रिक अधिकार, जिसमें कि मौलिक अधिकार, अधिकारों का बढ़ता दायरा, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार। ठीक है, ये सभी अधिकारों को हमको समझना है। फिर आता है हमारा सत्ता की साझेदारी, जिसमें कि लिंग भेद एवं सांप्रदायिक विभेदों को हम देखेंगे। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के अर्थ, जनसंघों की भूमिका, राजनीतिक दल क्या है। अब देखिए इसको बड़ा ही क्लियर किया है कि जनसंघों की भूमिका और राजनीतिक दल क्या है। तो अब ये एक क्वेश्चन बना के आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यानी इसके कहने का मतलब है कि आप जो इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पूरा एकदम सब्जेक्टिव में, जैसे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करते हैं तो वैसे इसको डील करके पढ़ना है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इससे एक भी ना छूटे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि और लोकतंत्र में हमें कौन कौन सी उपलब्धि पढ़ना है। साथ ही जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए। ठीक है, ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार और सत्ता की साझेदारी तक हमने कर लिया। अब है सत्ता में साझेदारी और लोकतंत्र की उपलब्धियां। ठीक है, लोकतंत्र की उपलब्धियां को हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, ये यूनिट 1 का लास्ट है। तो सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली हमने देखा कि इसमें क्या करना है, इसमें प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के अर्थ और जनसंघों की भूमिका, राजनीतिक दल क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। साथ ही भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा का लोकतंत्र के सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है, इसको भी हमें देखना है। ठीक है, उसके बाद आता है लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो पहली उपलब्धियां उत्तरदायी एवं वैध शासन, आर्थिक संवाद और विकास, सामाजिक विषमता और सामंजस्य, भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के कारक तत्व, और लास्ट आ जाता है हमारा लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, अब देखिए यहां भी एक क्वेश्चन इनसे डाल दिया है सिलेबस में कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो कितना सफल है, मतलब कितना सक्सेस है, उसको हमें बड़ी ही डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही सिलेबस में ये क्वेश्चन मार्क वाला बनाया हुआ है आप समझ लो इससे प्रश्न 5 प्रश्न तो इससे बनेंगे ही बनेंगे। तो ये था हमारा पेपर 1 का यूनिट 1 का, जो कि 100 मार्क्स का था। ठीक है, कितना मार्क्स का था, 100 मार्क्स का। तो पेपर 1 में जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो 100 मार्क्स में आपका 2 सब्जेक्ट रहेगा, हिस्ट्री पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी पॉलिटी, या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री जो है पॉलिटी बनेगा, या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बनेगा। ठीक है, ये चारों पेपर में से 2 पेपर हमें लेना है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेन पेपर होने चाहिए। बार बार मैं आपको रिपीट करके बताते रहती हूँ, इसको ध्यान में रखना है। तो जो हमारा 2 सब्जेक्ट का सिलेबस होगा वो इसी से बनेगा, और जितने भी क्वेश्चन या प्रश्न बनेंगे वो इसी से बनेंगे पेपर 1 में 100 मार्क्स का। अब बात करते हैं हम यूनिट 2 की। पेपर 1 के यूनिट 2 में क्या आएगा, तो पेपर 1 में यूनिट 2 जो है आपका टोटल 50 मार्क्स का रहने वाला है। तो 50 मार्क्स में हमारा जो 30 मार्क्स जाएगा वो जाएगा हमारा आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग जाएगा, और बाकी जो हमारे इधर 20 मार्क्स रेस्ट बचता है उसमें अदर स्किल्स होगा। ठीक, अदर स्किल्स में क्या होगा आपका, हो सकता है इसमें कुछ रीजनिंग पूछ दें, या फिर जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस हो, या फिर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है तो वो आ जाएगा। तो वो हमारा हो जाएगा आपका 20 मार्क्स में। बाकी का 30 मार्क्स जो आर्ट ऑफ टीचिंग है उसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। वेबसाइट में जो सिलेबस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग
हम यूनिट 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा आर्ट ऑफ टीचिंग। तो इसमें क्या करना है, टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग में मीनिंग, प्रोसेस और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सभी बातों को हमको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें मीनिंग है, टाइप्स है, ब्लूम्स है एंड टैक्सोनॉमी है। ठीक है, फिर आता है तीसरा हमारा टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में क्या है, टाइप्स है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद मेरिट है, डेमेरिट्स है, डिमेरिट्स ऑफ मेथड्स है। ठीक है, डिमेरिट्स ऑफ मेथड्स में होगा कि जो भी मेथड्स है उसके क्या क्या दोष हैं उसके बारे में भी हमको देखना है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है लेसन प्लान, जिसमें टाइप्स एंड फॉर्मेट एंड वेरियस मॉडल है। फिर तीसरा आता है हमारा माइक्रो टीचिंग, इसमें इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में हमको क्या करना है, एनालिसिस यानी संभावित जो लगता है कि इसके उत्तर क्या होंगे, एनालाइजिंग आंसर्स, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक जिसमें कि इफेक्टिव है, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, यानी कि कक्ष को कैसे प्रभावी बनाया जाए। इफेक्टिव क्लासरूम का मतलब होता है कि प्रभावी कक्ष, यानी कि आपकी कक्षा में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, सबका स्किल्स अलग अलग होता है, तो उसको आप कैसे इफेक्टिव बनाइएगा ताकि आपके जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लें और आपकी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा समय दें और सीरियस रहें। ठीक, तो इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम का यही मीनिंग होता है। उसके बाद आता है टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी। फिर है हमारा क्वालिटीज ऑफ टीचर, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, कैरिकुलम, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। फिर है टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। तो ये जितनी भी बातें थी वो ए सेक्शन में हमारा था, जो कि 30 मार्क्स का टीचिंग स्किल्स में बनने वाले आपके क्वेश्चंस है। बाकी 20 मार्क्स में अदर स्किल में क्या क्या बनेगा देख लो आप, साइट के हिसाब से जो दिया हुआ है वो है हमारा जनरल नॉलेज, फिर है एनवायरमेंटल साइंस, फिर है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और चौथा हमारा लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इन सभी बातों को जो ये 4 चीजें हैं वो आपको 20 मार्क्स में इसको कवर करेगा और वो 30 मार्क्स में आपके टीचिंग स्किल से रिलेटेड जितने भी मैंने बताए, जो कि साइट के अकॉर्डिंग है, कुछ भी मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, ये सभी को आपको पढ़ना है। और पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है वो आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराती है और ऑफलाइन क्लासेस भी देती है। तो आप फटाफट से हमसे कांटेक्ट कीजिए, स्क्रॉल पे जो हमारा नंबर चलते रहता है उस पे आप कनेक्ट कीजिए और उसको कांटेक्ट करके आप इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है, चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट से एस्टेट की परीक्षा देने वाले हो, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा पढ़ाई जाती है। सभी टॉपिक को बड़े ही मतलब कि एकदम कहते हैं ना बेसिक लेवल से, वहां से आपको हर एक आपके प्रॉब्लम का जो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो और जो भी हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं या नए जुड़ने वाले हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सके। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो होगा पेपर 2 का, ठीक है, जो कि 11-12 से होंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।